Hello students, let's start a new topic that is structures in C++. We are going to have a look at structures in C also in this topic. So let's start with what is a structure, why we need a structure. Basically, when we often come around situations where we need to store a group of data, whether of similar types or non-similar data types, we need something. सिमिलर डेटा टाइप्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं? एरे में. अगर मुझे 5 रोल नंबर्स स्टोर करने हैं, ऑल आर इंटीजर, देन आई विल यूज एन इंटीजर एरे जिसमें 5 इंडेक्स होंगी. ओके, इंट ए विथ 5 इंडेक्सेस. मुझे 5 इंटीजर नंबर स्टोर करने हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एरे. मुझे 5 कैरेक्टर्स लाइक स्ट्रिंग स्टोर करनी है हेलो, तो मैं एक एरे लूंगी कैरेक्टर टाइप का. और अगर मुझे फ्लोट टाइप्स के 5 नंबर स्टोर करने हैं, 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो मैं एक एरे लूंगी फ्लोट टाइप का. सो एरे is basically used to store set of data of similar data types at contiguous memory locations. इकट्ठे एक के बाद एक similar data types को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं. Unlike arrays, एरे की तरह नहीं, या फिर कहना चाहिए कि जब हमें एरे की जरूरत नहीं है या फिर एरे हमारे काम नहीं आएगा. कब? जब हमें हेट्रोजीनियस यानी नॉन सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करना होगा. मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा कंटेनर मेरे पास हो जिसमें मैं एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज, उसकी क्लास, उसका स्कूल नेम, मतलब उसी के बारे में बहुत सारी चीजें जो कि डिसिमिलर हैं. उसका नेम कैरेक्टर टाइप का एक एरे है, तो उसका एज जो है वो उसकी इंटीजर है, उसकी जो क्लास है वो एक कैरेक्टर या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकती है. तो कहने का मतलब है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक स्टूडेंट की स्टोर करनी है एक कंटेनर में. तो आई कांट यूज एन एरे. फॉर दैट we use structures. Structures in C++ are user defined data types. इसको आप यूजर डिफाइंड भी कह सकते हैं या फिर डिराइव डेटा टाइप भी कहते हैं हम, क्योंकि डिराइव क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है कि जो चीज ऑलरेडी है उससे हमने कुछ नया बनाया. तो डिराइव डेटा टाइप भी है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या डेटा आएगा. इंट ए के अंदर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या आएगा. ए के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा ही आएगा और उसकी जो रेंज होती है उस रेंज में ही डेटा आएगा. लेकिन स्ट्रक्चर में आप डिफाइन कर रहे हैं किस टाइप का डेटा आएगा. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑफ नॉन सिमिलर डेटा टाइप्स. एक एरे, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लोट है. अब एक ही कंटेनर में, एक बॉक्स में आप इतनी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. वो हमें फैसिलिटी देते हैं स्ट्रक्चर्स. तो अब हम ये काम करते कैसे हैं? What is a structure? A structure is a user defined data type in C and C++. A structure is same in C and in C++. वही concept है. A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. एक नाम के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं. अगर आपने एरे पे काम किया है तो इंट ए 5 का मतलब है कि 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप की ए नाम से स्टोर हैं. बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्ट ए का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर है ए जिसके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं. अभी हम उसको देखेंगे कि वो कैसे हम बनाते हैं, कैसे वैल्यूज आती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रक्चर. The syntax of a structure is struct is a keyword. ये हमें लिखना जरूरी होता है. struct keyword, then the structure tag, या फिर इसे हम structure का नाम भी कह सकते हैं. सपोज employee मेरा structure का नाम है, तो struct employee ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन ये लगाना जरूरी है. इसके बीच में हम जो चीजें लिखते हैं उनको कहते हैं मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के मेंबर्स या फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स ही होते हैं. वेरिएबल्स नहीं कहना चाहिए, स्ट्रक्चर के मेंबर्स ही हम इनको कहते हैं. स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं वो है कैरेक्टर टाइप का एक नेम है, इंट आईडी है और फ्लोट सैलरी है. तो देखो एम्प्लॉय एक कंटेनर है, एक बॉक्स है एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर एक एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी और उसकी सैलरी, 3 चीजें हम स्टोर कर पा रहे हैं. जबकि एरे में हम एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर पाते हैं. और हर कंटेनर के अंदर चाहे कितने भी कंटेनर्स हम जो इंडेक्स हैं उनके अंदर हम चाहे कितने भी कंटेनर ले लें, वैल्यू सेम टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की. ये एक एरे है तो इसकी 0 इंडेक्स पे इंटीजर एरे है तो इंटीजर वैल्यू होगी, उसकी 1 इंडेक्स पे भी इंटीजर वैल्यू, उसकी 2 इंडेक्स पे भी इंटीजर वैल्यू.
बट यहाँ पे ये जो कंटेनर है थोड़ा बड़ा है और उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को रख सकते हैं। तो एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर है इसको हम बनाते कैसे हैं? स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बुक, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज और उसके बीच में जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है। तो अब इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का जब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी ए या ई, तो उस ई के अंदर ये सब चीजें होंगी। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी E1, E2, उसके अंदर भी ये सारी चीजें होंगी, E3 उसके अंदर भी ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है इस एम्प्लॉय टाइप के डेटा टाइप के एक वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। तो इट इज डिफाइंड बाय अ यूजर, मैंने डिफाइन किया कि एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्टोर होगा, दैट इज वाई वी आर सेइंग इट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप इसे डिराइव्ड डेटा टाइप भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट से डिराइव हुआ है। Now how to create a structure? A struct keyword is used. मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। struct keyword, the general syntax is struct, स्ट्रक्चर का नाम, ब्रेसेस ओपन, जितने भी मेंबर्स आपको चाहिए, ब्रेसेस क्लोज एंड सेमीकोलन लगाना इज मैंडेटरी। Structures in C++ can contain two types of members. ये बात ध्यान में रखनी है कि C++ में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा मेंबर्स तो होते ही हैं, ये मेंबर्स हैं। ये क्या है? ये मेंबर्स हैं। सी में सेम होता है स्ट्रक्चर, ये मेंबर्स होते हैं। सी में सिंटेक्स भी सेम होता है और यही इसी तरीके से हम मेंबर्स बनाते हैं। बट सी प्लस प्लस में जो एक एडिशनल फैसिलिटी है कि सी प्लस प्लस में डेटा मेंबर्स तो होते हैं सी की तरह। व्हाट आर डेटा मेंबर्स? दीज मेंबर्स आर नॉर्मल सी प्लस प्लस वेरिएबल्स जो कि हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। बट सी प्लस प्लस में जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो है मेंबर फंक्शंस। ये सी में नहीं होते हैं। These members are normal C++ functions along with variables. ठीक है, तो हम फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं। किसमें? C++ में। We cannot do this in C. Now, this is a sample of data members. एक स्ट्रक्चर के अंदर आप इस तरीके के डेटा मेंबर्स ले सकते हैं। डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस। जैसे ये तीन वेरिएबल्स हैं तो इन तीनों को प्रिंट कराने का मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो जब भी मुझे इन तीनों को प्रिंट कराना होगा मुझे बार बार सी आउट रोल, सी आउट एज, सी आउट मार्क्स नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ प्रिंट डिटेल्स को कॉल करूंगी। अभी हम करते कैसे हैं? लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल। तो C++ का एक ये फाइल है जिसमें कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सॉरी, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज और सेमी कोलन ये लगाना कंपलसरी होता है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में। नाउ स्ट्रक्ट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं लूंगी एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक कैरेक्टर टाइप का नाम मुझे स्टोर करना है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक एरे, क्योंकि अगर उसके नाम में माना 10 कैरेक्टर्स का नाम है, सपोज अर्पित, तो वो अर्पित जो नाम है वो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, वो एक एरे है। मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ा दिया है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और कैरेक्टर टाइप का एरे भी ले सकते हैं, जैसे कि हम सी में लेते हैं। हम सी में ऐसा ले सकते हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो आप सी में भी कर पाएंगे। तो इंटीजर एक रोल नंबर स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नेम, मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये तो हो गए हमारे मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है, दीज आर मेंबर वेरिएबल्स। अब हम बनाते हैं मेंबर फंक्शंस जो कि C++ की फंक्शनैलिटी है। आप C में फंक्शन नहीं बना सकते, तो पहले मैं आपको बिना फंक्शन बनाए दिखाती हूँ कि C में हम कैसे करते थे। C में अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, दिस इज अ स्ट्रक्चर, नाउ यू कैन कॉल इट क्रिएट इट्स वेरिएबल इन मेन। तो अब मेन में हम उसका जो वेरिएबल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आप C में भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, बस सी आउट की जगह printf और cin की जगह scanf आपको लिखना होगा। int main, अब मैं कैसे वेरिएबल बना सकती हूँ? देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट स्टूडेंट का जो वेरिएबल बनाना है वो है स्ट्रक्ट, हमें लिखना होता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, दैट इज द स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम जिसका हमें वेरिएबल बनाना है, और s1, दिस इज s1 इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसका मतलब s1 के अंदर जो s1 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी उसके अंदर एक रोल नंबर होगा और एक कैरेक्टर एरे होगा 20 इंडेक्स का,
जिसमें हम उस स्टूडेंट का नाम स्टोर करेंगे। तो अब S1 में मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, तो हाउ आई कैन एंटर, मैंने आपको बताया था, पहले तो हम सी आउट कर लेते हैं और यूजर से कहते हैं एंटर रोल नंबर। तो यूजर जो रोल नंबर डालेगा वो किस में जाएगा, S1 के अंदर रोल नंबर में। अब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ बताई हुई है कि अगर मैं S1 बना रही हूँ, जब मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया S1, वो किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का, तो उसके स्ट्रक्चर टाइप का, तो उसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो उसके अंदर होगा छोटा सा इंटीजर जिसमें हम स्टोर करेंगे रोल नंबर, और एक एरे होगा उसके अंदर जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, उस स्टूडेंट का नाम। तो ये एक एरे है 20 इंडेक्स का, मैं 20 इंडेक्स नहीं बना रही हूँ, इस वेरिएबल का नाम है S1। तो अब जो वैल्यू मैं स्टोर करूंगी वो S1 के रोल नंबर में जाएगी और S1 के नेम में जाएगी। अब अगर मैं एक वेरिएबल और बनाती हूँ तो उसके लिए फिर से मेमोरी एलोकेट होगी। सपोज उस वेरिएबल का नाम मैं रखती हूँ S2, तो S2 जो है वो वेरिएबल है, उसके अंदर अगेन क्या होगा, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा और एक इंटीजर टाइप का कैरेक्टर टाइप का एरे होगा जिसमें कि उस S2 वाले स्टूडेंट का नेम स्टोर होगा। तो हर बार जब हम वेरिएबल बनाते हैं एक नई मेमोरी एलोकेट होती है फॉर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो जो हमारा स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल ना बनाऊं तो हमारे प्रोग्राम में कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक मैंने इंट लिख दिया, अगर मैंने इंट लिख के छोड़ दिया तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब तक मैं इंट ए नहीं लिखती हूँ तो तब तक क्या होगा, वेरिएबल की मेमोरी किसके लिए एलोकेट होती है, वेरिएबल के लिए, तो ए के लिए मेमोरी एलोकेट होगी इंटीजर टाइप की। सेम जब स्ट्रक्चर का मैं कोई वेरिएबल नहीं बनाऊंगी जब तक, तब तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो अब मैंने वेरिएबल के का बना दिया है स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल S1, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी और वैल्यू किस में जाएगी, रोल नंबर S1 के रोल नंबर में। तो अब हाउ टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल्स विद वेरिएबल नेम, S1 से कैसे एक्सेस करते हैं, S1 के अंदर का जो वेरिएबल है रोल नंबर डॉट से एक्सेस होगा, तो उसको मैं लिखूंगी S1 डॉट रोल। तो जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो S1 डॉट रोल में चली जाएगी। और अब मैं यूजर से कह रही हूँ एंटर नेम, दैट मीन्स जो वैल्यू हमारी यूजर एंटर करेगा वो कहाँ जानी चाहिए, वो जानी चाहिए नेम के अंदर, S1 डॉट नेम। तो गेट एस, ठीक है, गेट लाइन हम यूज करते हैं, गेट लाइन इज द फंक्शन टू इनपुट S1 डॉट नेम। अगर आप सी इनका यूज करेंगे तो बफर की प्रॉब्लम आती है, यूजर स्पेस भी देगा। जैसे सपोज मैंने अंकित जोशी डाला तो अंकित स्पेस जोशी, तो स्पेस डालते ही यहाँ पे हो सकता है टर्मिनेट हो जाए, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम हमेशा गेट लाइन का यूज करते हैं, सी में हम गेट एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा नेम है वो S1 के अंदर चला जाएगा, वेरिएबल के अंदर, and then we have the values stored in the S1 वेरिएबल। हमारे S1 रोल नंबर में वैल्यू चली गई जो S1 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, उसके रोल नंबर में वैल्यू स्टोर हो गई और उसके नेम में। अब हमको प्रिंट कराना है, तो वी विल प्रिंट लाइक सी आउट रोल नंबर S1 डॉट रोल, प्रिंट भी ऐसे कराएंगे, एंड नेम S1 डॉट नेम, ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर और नेम। Let me include hash include ponyo.h so that I can put get ch here। get ch हम क्यों यूज करते हैं कि हमारा आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद जब तक एक कैरेक्टर हम नहीं एंटर करेंगे या फिर हम एंटर या स्पेस कुछ भी प्रेस करेंगे तब तक हमारा कंसोल जो है वो, स्क्रीन जो है वो रुकती है, हमारे होल्ड रहती है हमारे इनपुट के लिए। गेट लाइन, गेट लाइन इज अ फंक्शन दैट इज नो मैचिंग कॉल फंक्शन। ठीक है, गेट लाइन जो है ये हमारा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कंपाइलर, ठीक है। तो वो क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि गेट लाइन जिस हेडर फाइल में लिखा हुआ है
वो हमारी हेडर फाइल होती है जो मैंने इंक्लूड नहीं करी है। So here the error was cin dot getLine। हम ऐसे यूज करते हैं इसे, cin के साथ हम लगाते हैं getLine, cin dot getLine। This is the way to use the getLine function। Now there is also an error, cout में s1 dot roll number कैसे आ जाएगा, हम तो input कर रहे हैं ना। There were 2 errors and मैंने वो errors ठीक कर ली हैं। तो let us run this product code। हम स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करवा रहे हैं, उसका नेम एंटर करवा रहे हैं, रोल नंबर एंटर करवाएंगे लाइक दिस s1 डॉट रोल। तो यूजर से हम कह रहे हैं कि रोल नंबर एंटर करो और वो जाएगा s1 डॉट रोल में। यूजर से हम कह रहे हैं एंटर द नेम, वो जाएगा s1 डॉट नेम में यूजिंग द गेट लाइन फंक्शन। सी इनसे हमेशा स्ट्रिंग में देर आर चांसेस ऑफ एरर, सो हम गेट लाइन यूज करेंगे। उसके बाद हम जो भी s1 डॉट रोल नंबर और नेम में जो वैल्यू यूजर ने डाली है उसको डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग this line। Now this code is compiled, enter roll number 12। now see enter name में उसने पूछा ही नहीं नेम और हमारा डिस्प्ले होने लग गया ये वाली लाइन। तो it happens sometimes with a string। तो enter name के बाद हमेशा you should use before inputting a string, आप यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने से पहले flush stdin इसका यूज जरूर करें। ये बफर को क्लीन कर देता है। इससे पहले जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो हमारे बफर में जब हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं और कंसोल में जाता है या मेमोरी में जाता है रैम में, तो बीच में बफर होता है। तो बफर में बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एरर क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग के केस में। तो ये लाइन बफर को क्लीन कर देती है और उसके बाद हमारा जो इनपुट जाएगा वो उसी में जाएगा हमारी स्ट्रिंग में, हमारे वेरिएबल में। तो लेट अस रन दिस, एंटर रोल नंबर ये पूछ रहा है 10। नाउ एंटर नेम, अब एंटर नेम इज सपोज गुंजन माथुर। I can enter the space also। see रोल नंबर 10 एंड द नेम इज गुंजन माथुर। जो हमारा वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं s1 के अंदर, s1 डॉट रोल नंबर से 10 प्रिंट हुआ जो उसके अंदर हमने इनपुट किया था, और s1 डॉट नेम के अंदर जो भी वैल्यू मैंने डाली थी वो प्रिंट हो गई। तो दैट मीन्स वी हैव a facility to enter or save values inside a structure। This is how we can store values into a structure and print it। Now asking about member functions, taking into consideration C++ में हमारे पास member functions होते हैं। like in C there are no functions। हम C में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा का मतलब हम number of variables ले सकते हैं, लेकिन हम functions structure के अंदर define नहीं कर सकते। in C++ we can define functions। so I am defining a function void print, और ये function क्या करेगा, जो भी हमारी values हैं उनको print करेगा। तो cout, अब हमारा ये जो values हैं वो structure के ही अंदर हैं। ओके, so we can directly print them। हमारा कोई variable तो है नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया था, s1 डॉट रोल, s1 डॉट नेम, यहाँ पे सीधे रोल नंबर वो उसी के अंदर का वेरिएबल है। तो cout रोल नंबर is roll and name is name। इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम void print को यहाँ पे कॉल कराते हैं। सिंपल, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। s1 डॉट वो उसी के अंदर का फंक्शन है, तो s1 डॉट प्रिंट। तो ये काम हमारा प्रिंट फंक्शन करेगा टू प्रिंट द नेम्स। सी रोल नंबर 22 और नेम इज XYZ, वो किसने प्रिंट कराया, हमारे प्रिंट फंक्शन में। नो नीड टू राइट cout हेयर, सॉरी cout की जरूरत नहीं है। s1 डॉट प्रिंट सीधा एक फंक्शन है जो
S1 से प्रिंट कॉल होगा तो प्रिंट के अंदर हम सी आउट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई देयर इज एन एरर। S1 डॉट प्रिंट डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो अब अगर मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर, सॉरी स्टूडेंट का वेरिएबल लिया S1, उसमें वैल्यूज एंटर करी मैंने, तो प्रिंट क्या करेगा, S1 को के अंदर की वैल्यूज प्रिंट कराएगा। नाउ सपोज मैं एक वेरिएबल और लेती हूँ S2, तो S2 के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी, सपोज इसको मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। तो अब जो मैं यूजर से कहूंगी एंटर रोल नंबर, तो वो S2 डॉट रोल नंबर होगा और नेम में जो जाएगा वो S2 डॉट नेम होगा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज अब गई हैं वो S2, एक नया वेरिएबल बना S2 जो स्टूडेंट टाइप का है, इसका मतलब उसके अंदर हमारी ये दो वेरिएबल्स अगेन है और उसके अंदर एक फंक्शन प्रिंट है। तो जो भी वैल्यूज अब S2 के अंदर जाएंगी वो कैसे प्रिंट होंगी, S2 डॉट प्रिंट फंक्शन से। तो S2 डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कराएगा, द वैल्यूज इंसर्टेड इन S2। लेट अस रन एंड सी। सबसे पहले कंपाइलर विल आस्क टू एंटर अ रोल नंबर, यहाँ पे अगेन देयर इज एन एरर, मैंने 2 बार एंटर प्रेस कर दिया। नाउ सबसे पहले एंटर रोल नंबर, सपोज मैंने कहा 1, तो एंटर नेम फॉर रोल नंबर 1 के लिए यहाँ पे पूछ रहा है जो S1 में जाने वाला है, सपोज इट इज अमित। तो रोल नंबर 1 नेम अमित, ये S1 का प्रिंट हो गया, S1 के वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब कंपाइलर इज आस्किंग फॉर S2 डॉट रोल नंबर, एंटर रोल नंबर सपोज 2, एंटर द नेम दैट इज विनय। तो अब जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो रोल नंबर 2 और नेम विनय किसका है, वो ये है S2 की। तो इस तरीके से आप S3 S4 कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं और हर वेरिएबल के अंदर एक प्रिंट फंक्शन है जो कि उस वेरिएबल के रोल नंबर और नेम को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे हमें S1 S2 डॉट रोल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो भी नाम से वेरिएबल बनेगा, वी डोंट नो किस नाम से बनेगा, तो स्टूडेंट का जो भी वेरिएबल बनेगा उस वेरिएबल के अंदर के रोल नंबर और नेम को ये फंक्शन प्रिंट कराएगा। दिस इज स्पेसिफिक फॉर एवरी वेरिएबल, ये फंक्शन, ये हमारी एक खासियत है C++ में। इन C++ ओनली वी कैन डिक्लेयर फंक्शंस इनसाइड स्ट्रक्चर। C में हम ये नहीं कर सकते, तो C में अगर मुझे प्रिंट कराना होगा तो जैसे मैंने अभी पहले करा, S1 डॉट रोल नंबर S1 डॉट नेम को इनपुट करने के बाद सी आउट से मैं S1 डॉट रोल नंबर और S1 डॉट नेम को प्रिंट करती। फिर S2 के अंदर रोल नंबर नेम के लिए मैं S2 डॉट रोल नंबर और S2 डॉट नेम को प्रिंट कराती यूजिंग सी आउट। This function is a additional feature of C++ structures only.